मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कन्यादान कविता का विश्लेषण करेंगे तथा उसका प्रश्नों का अभ्यास कार्य देखेंगे। कन्यादान कविता में कवि परिचय। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेज़ी में उन्होंने एमए किया था। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्त होकर, यानी जब रिटायरमेंट उनका हो गया, तो वे जयपुर में अब रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी तथा सुरत निरत और लीला मुखारबिंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान तथा मीरा पुरस्कार, जो हिंदी में आपके विशेष रूप से कवियों और लेखकों को दिए जाते हैं, वो पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए, जिनमें बिहारी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हो चुका है। काव्यगत विशेषताएं उनकी मुख्य धारा से अलग समाज के लिए, समाज के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपनी लेखनी का विषय बनाया, यानी उन्होंने अपने कहानी संग्रह में और कविताओं में स्थान दिया है। अपनी कविताओं में दैनिक जीवन तथा जीवन की वास्तविकता, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, रोज़ प्रतिदिन जो हमारी ज़िंदगी में, जीवन में जो घटित होता है, घटनाएं होती हैं और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जो शोषण होता है गरीब वर्ग का, आदि पर भी उनके विचार जो है वो व्यक्त हुए हैं, दिखाई देते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा उसी परिवेश, यानी उसी वातावरण, जिस तरह के पात्र हैं, जैसी कविता है, उसी के वातावरण के परिवेश के अनुसार ही लिखी गई हैं, बनाई गई हैं। लोक जीवन के इर्द गिर्द की उनकी भाषा है, यानी कि साधारण लोगों की भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी कविता में किया है और उन्हीं के अनुसार कविता की रचना हुई है। पाठ का सार इस प्रकार से है कि पाठ के सार को भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फिर जो है जिससे कि कविता के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञात हो जाता है। कविता का शीर्षक देखिए, कन्यादान अपने आप में ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी हमारे भारतवर्ष में जो एक समस्या है, और कन्या के साथ दान शब्द लगा दिया गया है, तो उन्होंने इस पर ये कविता लिखी है। कविता बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही सारगर्भित है। तो उन्होंने लिखा कि कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जो सीख दे रही है, शिक्षा दे रही है, वो माँ बेटी को समझाती है, वह अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा सामाजिक वातावरण, उसकी व्यवस्था, स्त्रियों के प्रति जो आप देख रहे हैं, जो विचारधाराएँ हैं हमारे यहाँ, वो स्त्रियों के प्रति बिल्कुल अलग हैं और उसे अपने बंधनों में क्या कर लेती हैं, बांध लेती हैं। उन्हें स्वतंत्रता उतनी नहीं मिल पाती जितना कि पुरुष वर्ग को। उस बंधन से किस प्रकार से कन्या निजात पा सकती, हट सकती है, अपने को दूर कर सकती है, इसको समझाने के लिए माँ ने अपनी बेटी को कविता में उपदेश दिया है, समझा रही है, सीख दे रही है। और ये सीख उसके लिए कैसी है, अत्यंत ही आवश्यक है, ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। स्त्री की कोमलता, उसकी कमजोरी समझकर समाज हमारा क्या करता है, उसकी हंसी उड़ाता है, उपहास उड़ाता है। माँ बेटी को यह शिक्षा देती है कि लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है, यानी विरोध है। तो स्त्री स्त्री ही रहेगी, तो लड़की जैसी, यानी कोमलता का भाव न दिखा करके उस आदर्शीकरण का उसने विरोध किया है थोड़ा सा। बेटी माँ के सबसे निकट होती है और सुख दुख के साथ ही रहती है, क्योंकि वो दिन भर अपनी माँ के साथ रहती है। इसी कारण उसे माँ जब विवाह के पश्चात चली जाती है, तो उसने एक अंतिम पूंजी भी कह दिया है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूंजी को हम किसी को दे देते हैं, पैसे को, उसी तरह से इस पाठ में भावुकता ही नहीं है, अपितु माँ के द्वारा संचित, यानी एकत्रित किए जो अनुभव हैं, वो भी क्या है, अभिव्यक्ति उनको भी मिली है इस पाठ में। इस छोटी सी कविता में जीवन के प्रति की गहरी संवेदना का भाव है। बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता जो है इसमें दिखाई गई है कि स्त्रियों के प्रति किस प्रकार के भाव है, इसको समाज में परिवर्तित करना होगा। तो कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, इतनी भोली सरल थी। तो शब्दों के अर्थ हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में दिए गए हैं
और उनमें आपको ये पता होना चाहिए कि प्रामाणिक जो वास्तविकता है जीवन की, उसके बात की जा रही है कि उसका जीवन कितना प्रामाणिक है, कि वो अपने दुख को कैसे व्यक्त कर रही है, माँ का दुख कैसा है। लड़की को दान में देते समय जब वो उसका कन्यादान किया जा रहा है, विवाह किया जा रहा है, तो ऐसे समय में वो जो उस मन में उसके पीड़ा है, दुख है, वो अत्यंत ही प्रामाणिक है, झूठा नहीं है। जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो, यानी कि जिस तरह से हम आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को, पूंजी को किसी गोलक में कहीं पर संजो करके रख लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये उसकी अंतिम पूंजी है, यानी उसको एकत्रित करके किसी को दे दिया गया, तो लंबे समय तक बेटी उसके पास रहती है। और लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी अभी परिपक्व नहीं हो पाई है, वयस्क नहीं है, बहुत एडल्ट नहीं हो पाई है, इतनी भोली सरल थी, वो सीधी साधी है, अभी सरल है। तो कि उसे सुख का आभास तो होता था, वो सुख तो जानती थी, क्योंकि माँ के घर में माँ ने उसको हमेशा सुख ही दिया है, उसे कभी ऐसा दुख नहीं प्राप्त हुआ था, तो सुख का आभास उसे था। लेकिन दुख बांचना यानी बताना उसे नहीं आता था कि वो दुख को कैसे प्रकट करे। पंक्ति जो है आपकी पाठिका थी, वह धुंधले प्रकाश की अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आशय स्पष्ट भी कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। पाठिका है, पढ़ने वाले को कहा जाता है कि धुंधला प्रकाश, जिससे मध्यम रोशनी में जब आप कोई पुस्तक लेकर के बैठ जाएं पढ़ने के लिए और उसका प्रकाश बहुत मध्यम हो और अक्षर आपकी समझ में ना आए, तो वह क्या है, स्पष्ट नहीं हो पाते, अस्पष्टता की स्थिति है। तो वो अभी उसको अपने जीवन के बारे में जो समय उसने माँ के यहाँ गुजारा है और आगे का जो समय है उसके बारे में अभी बहुत कुछ नहीं पता है, और वह इसके बारे में धुंधले प्रकाश की तरह ही है कि अस्पष्टता है। कुछ दुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, जिस प्रकार कठिन लयबद्ध पंक्तियाँ अगर राइमिंग वर्ड्स वाली या कुछ कठिन आपके सामने भी अगर लिख दी जाती हैं तो समझ में नहीं आती हैं, तो इसी तरह से उसको सुख तो बांचना आता है, वह सुख के बारे में तो ज्ञात है, लेकिन क्या है, दुखों को नहीं बता पा रही है, जिस प्रकार से कठिन पंक्तियों के अर्थ को आप स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर, यदि वह पानी में, जैसे कि शीशे में आप अपनी शक्ल को देखते हैं और आप उस पर रीझ जाते हैं कि हमारा चेहरा अत्यंत ही सुंदर है, तो माँ तो ये कह रही कि शीशा तो क्या, तुम पानी में भी देख करके ये मत कहना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, अपने चेहरे पर मत रीझना, मत प्रसन्न इतनी हो जाना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, खाना पकाने के लिए होती है, क्योंकि स्त्रियां कभी कभी अपनी जो पीड़ा है, वेदना जो है, बहुत सारी कठिनाइयां घरों में जो आती हैं उनको नहीं बता पाती है, तो आत्मदाह की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जला दिया जाता है। सामाजिक जो हमारी बुराइयां हैं इनके ऊपर भी कटाक्ष किया गया है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, खाना पकाने के लिए है, तो स्त्री को माँ सीख दे रही थी, समझा रही थी, तो वो जलने के लिए नहीं होती है, वो कहीं इस तरह की कोई गलती न कर ले अपने जीवन में। वस्त्र और आभूषण कैसे हैं, शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि शब्दों का ये माया जाल में वो न फंस जाए। आभूषणों के सौंदर्य में वह जो कहा जाता है स्त्री को कि आपको तो हर चीज़ तो मिलती है, यानी वस्त्र और आभूषण आपको दे दिए गए हैं, तो आगे की कोई आपकी मांग या डिमांड ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो उनको रोका जाता है, तो उस भ्रम जाल में वो बंधन में न फंसे। तो ये स्त्री जीवन के लिए शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, उन्हें बांधे रखते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना में विरोधाभास है। देखिए, क्योंकि लड़की लड़की ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर उसकी विपरीतार्थक स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि लड़की जैसी तो दिखाई देना, लेकिन अपनी सरलता का भाव भी उसके भीतर है, उसके साथ साथ में उसको अपना निर्णय लेने की और अपने को जीवन में आगे किस तरह से उसे समझौता करना है, किस तरह से आगे चलना है, कैसे वो अपने स्टेप उठा सकती है, उसके ऊपर भी वो खड़ी रहे और उसको इन चीज़ों को, समाज के बंधनों को भी समझना पड़ेगा। अर्थ आपको समझाया गया है, पुनः आपके उसमें स्क्रीन पर अर्थ भी दे दिया गया है कि दिक्कत नहीं हो आपको।
तो कवि कहते हैं कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का जो दुख है वह अत्यंत ही प्रामाणिक और सच्चा है, झूठा नहीं है। हर माँ अपनी बेटी से प्रेम करती है क्योंकि उसकी बेटी उसकी एकमात्र पूंजी थी जिसे आज उसने दान में दे दिया है। परंतु उसकी बेटी अभी इतनी सयानी और समझदार नहीं हुई थी। वह अत्यंत ही भोली भाली सीधी है। उसे दुनियादारी तथा व्यवहार की भी कोई समझ नहीं थी। अभी उसने जीवन के दुखों का अनुभव नहीं किया था, वह उन्हें अच्छी तरह से नहीं समझ पाती थी। उसके लिए जीवन के सुख दुख धुंधले प्रकाश की तरह ही थे। जिस प्रकार कोई पाठक धुंधले प्रकाश में पढ़ना प्रारंभ करे तो बहुत कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, पता नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार से उसे अपने जीवन के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। वह कुछ तुकों कहते हैं, तुक और लयबद्ध राइमिंग वर्ड्स के लिए आ जाता है। तुक मिला लेना, जैसे आन है तो बान है, इसे तुक आप कह देते हैं। लयबद्ध पंक्तियों की तरह थी जिसका अर्थ उसे बहुत स्पष्ट यानी साफ नहीं था। केवल उसे वैवाहिक जीवन के आकर्षक मोहक पक्ष का ज्ञान था कि बहुत सारे उपहार उसे मिलते हैं, ये जानकारी थी। भाव यह है कि वह अपने जीवन की वास्तविकता से बहुत अधिक परिचित नहीं थी। माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम ससुराल जाकर अपनी सुंदरता पर कभी भी मुग्ध मत होना। शीशे में, दर्पण में या जल में भी देख करके अपना चेहरा उस पर प्रसन्न मत होना। कवि का कहने का यह तात्पर्य है कि कोमलता और सुंदरता के पीछे ना भागना। अपनी कोमलता तथा नारी सुलभ ईश्वर प्रदत्त जो दुर्बलता है उसे कोमल मान लिया जाता है। समाज क्या करता है, उसकी हंसी उड़ाता है, उपहास उड़ाता है। आप भी इन चीज़ों को अनुभव करते होंगे। समाज में आग रोटियां सेकने के लिए है, खाना बनाने के लिए है, उस आग में अपने आप को झोंकना मत। सुंदर वस्त्र आभूषण तुम्हें अवश्य मिलेंगे, रिझाया जाएगा। बहुमूल्य वस्तुओं के भ्रम जाल में तुम ना फंसना। इसमें बंधकर समाज द्वारा बनाए गए जो नियम हैं आप देख रहे हैं, तुम अपने आदर्शों की बलि उस पर मत चढ़ाना। माँ ने अपनी बेटी को सीख देते हुए कहा कि तुम लड़की जैसी तो दिखना, लड़की की तरह सरल भी रहना। लड़की जैसी किसी भी दुर्बलता को अपने अंदर मत आने देना। उसकी दुर्बलता का ही समाज क्या करता है, फ़ायदा उठा लेता है। वो चुप रहती है, विरोध नहीं कर पाती इन चीज़ों को। कवि जो है इन्हें बताना चाहता है समाज को और ये दर्शाना चाहता है कि अब समाज को बदल जाना चाहिए और स्त्रियों को भी बदलना पड़ेगा, अन्यथा यह समाज अत्यंत ही क्रूर है। और स्त्री की दुर्बलता, उसके भोलेपन, उसकी सरलता का क्या करता है, ये समाज लाभ उठाता है, उसका शोषण करता है। तो इससे बचाना है उसे। अब इसके साथ साथ ही चलिए हम लोग आज प्रश्नों के उत्तर भी देखते हैं और अंत तक वीडियो को देखते रहें। पाठ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के अनुसार। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? तो लड़की ही रहेगी, लेकिन उसके भाव थोड़े से परिवर्तित होने चाहिए। तो उत्तर है, एक नारी के भीतर कोमलता, सुंदरता, ममता, सहन शक्ति, धैर्य आदि जैसे गुण पाए जाते हैं जो गुण पुरुषों के भीतर नहीं होते। नारी के इन गुणों के कारण ही कभी कभी पुरुष वर्ग समाज उसे कमज़ोर समझ बैठता है। तो इसे ईश्वर प्रदत्त मानना चाहिए समाज को और उसका शोषण करने लगता है। इसीलिए माँ बेटी को यह समझाती है कि वह शोषण से अपने आप को बचाए, उसके भोलेपन, सरलता का कोई भी फ़ायदा न उठाए, उसका उत्पीड़न न हो, उसे परेशान न कोई करे। इसीलिए वह कहती है कि तुम लड़की जैसी होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। नंबर 2 है, देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कविता में भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो प्रश्न भी है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा है? तो क है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। हमारे भारतीय समाज में दहेज प्रथा के लिए अनेकों बार स्त्रियों को जला दिया जाता है या कभी कभी वे स्वयं आत्मदाह कर लेती हैं परेशान होकर के। ऐसी स्थिति से बचने के लिए माँ ने बेटी को यह संदेश दिया है तथा इस सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ख नंबर, अपनी बेटी को माँ सचेत करना चाहती है, समझाना चाहती है, क्योंकि जीवन के दुखों से, कठिनाइयों से उसका परिचय अभी तक नहीं हुआ है। उसने अपने जीवन में माँ के घर में सुख तो देखे हैं, परंतु दुखों से वह अनजान है, कोसों दूर है। अभी वह इतनी समझदार और परिपक्व नहीं है, वास्तविकता से परिचित नहीं है। इसलिए माँ उसे सचेत करती है, समझाती है, क्योंकि उम्र के हिसाब से पहले विवाह
जल्दी बाल्यावस्था में भी हो जाया करते थे। नंबर 3 है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए, यानी आपको शब्दों में उसे स्पष्ट करके लिखना है। जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, एक अस्पष्टता रहती है। जैसे आपके बल्ब का आप जलाते हैं और उसकी रोशनी कम हो तो नहीं दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से मध्यम रोशनी की बात। वह आदर्शवादी तथा सच्चाइयों से अनजान है। एक कम उम्र की लड़की है जिसे ज़िंदगी के अनुभव कठिन कविता की तरह है, जो स्पष्ट नहीं है। उसे विवाह के पश्चात के सुख पलों का एहसास है, किंतु जीवन के कटु सत्य जो होते हैं उसका ज्ञान नहीं है, जो उसे बंधन में बांध देते हैं और उसे जीवन की गुलामी को सहना पड़ता है। तो अपनी शब्दावली में आप बहुत आराम से इन चीज़ों को लिखें। नंबर 4 है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। माँ और पुत्री का संबंध अत्यंत ही घनिष्ठ होता है, वह उसके सुख दुख की साथी होती है। स्त्री जीवन से जुड़ी हुई सभी कठिनाइयों तथा दुखों का निवारण करने के लिए वो अपनी बेटी के साथ ही बातचीत करती है, विवाह से पहले सुख दुख बांटती है। माँ ने अपनी बेटी को अत्यंत ही सजो कर रखा है, जैसे हम पूंजी को रखते हैं, पैसे को रखते हैं, जिसे वह आज अपनी संचित हुई पूंजी को क्या कर रही है, किसी और को दे रही है, इसीलिए उसे ऐसा लगता है। नंबर 5 है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। पूरे पाठ में माँ अपनी बेटी को शिक्षा ही दे रही है, समझा रही है। तो सीख आपकी पंक्तियाँ तरह तरह की उसमें दी गई हैं, अर्थ के अनुसार भी। माँ ने अपनी बेटी को यह सीख दी कि तुम ससुराल में जाकर सरल भोली कोमल और सबका मन तो मोह लेना, परंतु उन्हें अपने भोलेपन का फ़ायदा उठाने न देना। कार्य सब कीजिए, लेकिन कोई आपको परेशान करे, कोई कहीं कुछ हो या इस तरह की परिस्थितियां हैं तो उनसे इस तरह के समझौते वे ना कर बैठे। अपने गौरव को हमेशा बनाए रखना, इज्जत अपनी को कभी नीचे नहीं आने देना चाहिए स्त्री को भी, परंतु आभूषणों और अत्याचारों के बंधन में कभी नहीं पड़ना है, उसे ना सहन करना है। आग रोटियां सेकने के लिए, आत्मदाह करने के लिए नहीं है, जलने के लिए नहीं है, तो उससे उसे बचना है। ये सीख माँ ने दी है। नंबर 6 है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। देखिए एनसीईआरटी की बुक से ही ये सारे प्रश्नों के उत्तर हैं जो है, तो इनका अभ्यासकार अति आवश्यक है आपके लिए भी। आज के इस आधुनिक युग में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी पर ही प्रश्न चिन्ह लेखक ने खड़ा किया है। क्योंकि कन्यादान में देने की कोई निर्जीव या उपहार की वस्तु नहीं है, वो एक जीवित वस्तु है, जीवित व्यक्ति है। समाज के दोनों ही वर्ग पुरुष और स्त्री समान है, समानता के अधिकार है। आज नारी भी आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन चुकी है। कन्या की तुलना दान में देने वाली किसी वस्तु से करना नारी का अपमान होगा। उसका सम्मान करते हुए इस दान शब्द का प्रयोग न किया जाए। दान में दी गई वस्तु पुनः अपने पास नहीं ली जा सकती। नारी कोई वस्तु नहीं है। सामाजिक मान मर्यादा महत्व आदि को देखते हुए आज के इस युग में पुरुष और स्त्री दोनों ही समानता के अधिकार रखते हैं, अतः यह कहना उचित नहीं होगा उसके साथ दान शब्द न जोड़ा जाए। तो पक्ष और विपक्ष में लिख सकते हैं। तो कविता के आधार पर देखिए कविता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं और 2 नंबर में कविता की विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। 2-2 नंबर के प्रश्नों के उत्तर आने हैं। भाषा सरल स्पष्ट तथा भावों के अनुकूल है। देखिए थोड़ी छोटी सी कविता में ही बहुत कुछ कवि ने लिख दिया। रचना मुक्तक छंद में है, मात्रिक छंद में मात्राएं मालूम है, मुक्तक छंद है, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है, शांत रस है, करुणा का भाव है, इसलिए करुणा की प्रधानता बताई गई है। कविता आधुनिक काल की है। स्त्री जीवन के प्रति कवि हृदय की संवेदना व्यक्त हुई है, यानी कि किसी महिला नहीं, केवल कवि ने पुरुष होते हुए भी स्त्री जीवन के प्रति उसकी उदारता, उसकी संवेदना दिखाई दे रही है। प्रतीकात्मक शब्दों के भी देखिए प्रयोग किए गए हैं, जिससे कविता और महत्वपूर्ण हो गई और सुंदर बन गई। अंतिम पूंजी, धुंधला प्रकाश, वैवाहिक सुखों का ज्ञान इत्यादि के प्रयोग भी किए गए हैं। विरोधाभास, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की तो लड़की जैसी दिखाएगी,
देगी। लेकिन यही विरोधाभास है कि वो अपनी कोमलता का लाभ न उठाने दे और इस प्रकार से जो है वो कविता से संबंधित विशेषताएं इसमें दर्शाई गई हैं। आपने इसे कविता का विश्लेषण किया, प्रश्नों के उत्तर देखें। कविता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, भाषा की दृष्टि से भी और रचना की दृष्टि से भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।